पीसीओडी और पीसीओएस कैसे डिफरेंट है? एक रूम में अगर इधर उधर चीज़ें बिखरी पड़ी हैं तो आप कह सकते हो कि इट इज़ पीसीओडी। दोनों चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल दैट वी आर लिविंग, वी आर हैविंग। फैट लॉस और हॉर्मोन्स का क्या रिलेशनशिप है? हार्मोन्स आर लाइक बॉडी के मैनेजर्स। थायराइड में कैसी ट्रेनिंग करनी चाहिए, जैसे हाइपरथायराइड है या हाइपोथायराइड है? कैन यू टेल अस अ फ्यू फूड्स दैट आर लाइक ग्रेट फॉर पीसीओडी? लिक्विड कैलोरीज, लाइक मैं कोल्ड कॉफ़ी पी रहा हूँ, उसमें आइसक्रीम भी डाल दी, एक स्कूप, 2 चम्मच चीनी भी डाल दी, नटेला भी डाल दिया। इंसुलिन इफ़ेक्ट होता है, आप ये समझिए। और इंसुलिन वो हार्मोन है जो ग्लूकोज को या शुगर को रेगुलेट करता है। आप चाह रहे हो फैट लॉस करना, बट ये लिक्विड कैलोरीज उसको हिंडर कर रही है। Every second woman today is struggling with something. PCOD, thyroid, stubborn weight gain, acne, hair fall, the list just doesn't end. Because the reality is shocking. Almost 24% of women aged 15 to 49 are overweight or obese. And with that, PCOD and hormonal issues are rising faster than ever. आज हम confusion clear करेंगे what actually works for women's health and fat loss. If you feel your body isn't listening to you, this conversation is for you. Today we have Mr. Ankit Singh, aka Muscle Mafia, with us. Sports nutritionist, wellness coach, and fitness educator. So, hi Ankit, how are you doing today? I'm good, thank you. What about you? Pretty great. So now that we are here, let's start to empower women with some evidence-based knowledge. Sure. Let's start. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट पीसीओडी और पीसीओएस कैसे डिफरेंट है और क्या ये ओवर डायग्नोस हो रहे हैं आजकल? See, PCOD and PCOS both are related to females. Polycystic ovary syndrome and polycystic ovary disease. So PCOD तो मेडिकल डायग्नोसिस होता है। PCOS मोस्टली मतलब वर्ल्ड वाइड इसे PCOD ही कहते हैं, बट इंडिया या इस तरह के एशियन कंट्रीज़ में PCOS हम कह देते हैं। और दोनों में डिफरेंस है, डेफिनेटली डिफरेंस है। PCOD में अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से सबको समझाना चाहूँ कि व्हाट इज़ PCOD एंड PCOS और डिफरेंस क्या है। एग्जांपल लेते हैं एक रूम का। एक रूम में अगर इधर उधर चीज़ें बिखरी पड़ी हैं तो आप कह सकते हो कि इट इज़ PCOD, क्योंकि आप रूम को वापस जमा सकते हो। PCOS उसका एक सीवियर फॉर्म है, लाइटिंग ख़राब है, तार वार टूट रहे हैं, प्लम्बिंग वगैरह का काम है, तो बड़ा काम है, लंबा काम है, राइट। सो यू कैन रिलेट इट टू PCOS। सो दोनों में ये डिफरेंस है। और साइंटिफिकली बात करें तो दोनों चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल दैट वी आर लिविंग, वी आर हैविंग। हार्मोनल डिसबैलेंस, और हार्मोनल डिसबैलेंस होगा तो डेफिनेटली there can be risk of diabetes, weight gain, irregular periods, इन ये सारी चीज़ें होती। बट हाँ, अगर आप हेल्दी स्ट्रक्चर बैलेंस डाइट फॉलो करते हो, कोई भी चीज़, इवन इफ़ यू आर हैविंग चॉकलेट्स और एनीथिंग जो आपको अच्छा लगे बट बैलेंस में खा रहे हो, देन इट इज़ गुड। नहीं तो इट कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल। और एक्सरसाइज आप कर रहे हो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो आप अपने आप के लिए कर रहे हो, और इस चीज़ को आप एलिमिनेट या मैनेज कर सकते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट फैट लॉस। फैट लॉस और हॉर्मोन्स का क्या रिलेशनशिप है? ओके, फैट लॉस और हार्मोन्स आर लाइक बॉडी के मैनेजर्स जो बॉडी को मैनेज करते हैं। और इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो फैट लॉस में एक मार्कर्स आप कह सकते हो, इंसुलिन है, थायराइड हार्मोन है, प्लस प्रोजेस्टेरोन है। ये सारे हार्मोन्स हैं बेसिकली जो फैट लॉस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। बिकॉज अगर इंसुलिन गड़बड़ है, यू नो इट बेटर कि शुगर रेगुलेट, ग्लूकोज रेगुलेट अच्छे से नहीं होगा, फैट लॉस में परेशानी आएगी। सो जस्ट इस चीज़ पे डिपेंड करके कैलोरी डिफिसिट में चल जाएंगे, फैट लॉस हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, दैट इज़ अ साइंटिफिक यूनिवर्सल फैक्ट। बट इफ़ वी कम टू इंडिविजुअल पर्सनस, देन द रोल ऑफ हार्मोन्स कम इन टू प्लेस, क्योंकि हर जना यूनिक है। यू नो द हार्मोन दैट you might be having, your sister or your friend might not be having, right? उस लेवल उनका ऊपर नीचे होगा तो वो अफेक्ट करेगा ही करेगा ना, how your body is burning calories. So हार्मोन्स का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है फैट लॉस में। तो कैसे इफेक्ट करते हैं हार्मोन्स? मैंने बताया ना, इंसुलिन अगर ज़्यादा है, वेट गेन में प्रॉब्लम होगा। इंसुलिन अगर कम है, शुगर रेगुलेट नहीं होगी, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। थायराइड है, अगर हाइपोथायराइड है तो अलग सीन होगा, हाइपर थायराइड है तो अलग सीन होगा, फैट लॉस में डिफ़िकल्टी आएगी।
because all these hormones are related to metabolism, how your body metabolizes the fat, glycogen, या मतलब एनर्जी सोर्स जो भी है, चाहे ग्लाइकोजन से आ रही है, ग्लूकोज से आ रही है, और आपका फैट से आ रही है, फैटी एसिड से आ रही है. सो उसको कैसे मेटाबोलाइज कर रही है बॉडी, ये हार्मोन्स तय करते हैं. दे आर द मैनेजर्स, जैसे मैंने कहा. एंड कैलोरी डेफिसिट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड दैट इज अ यूनिवर्सल थिंग, बट पर्सन टू पर्सन दीज थिंग डिपेंड. अगर किसी का, सपोज किसी को थायराइड है, थायराइड इन द सेंस कौन सा वाला थायराइड, हम जनरली पूछते हैं, कॉमन लोगों को नहीं पता हाइपो हाइपर क्या होता है. राइट. हाइपर मतलब थायराइड आपका ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो आप पतले रहोगे, मतलब आपको वेट गेन करने में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्पीड अप रहेगा. हाइपो है मीन्स थायराइड कम प्रोड्यूस हो रहा है. थायराइड कम प्रोड्यूस हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म कम है, और वो बंदा कैलोरी डेफिसिट, या वो पर्सन, वो बंदी कैलोरी डेफिसिट में जा रही है. तो डू यू थिंक एक नॉर्मल पर्सन जिसको थायराइड नहीं है, या जिसका थायराइड नॉर्मल है, उसका फैट लॉस, और उस पर्सन का फैट लॉस जिसको थायराइड है, हाइपोथायराइड, उसका फैट लॉस सेम तरीके से होगा, कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे? तो बस ये डिफरेंस है. दैट्स हाउ हार्मोन्स प्ले द रोल, एंड दैट्स व्हाई यू नीड अ न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन और फिजिशियन टू गाइड यू. तो अब हम थायराइड की बात कर ही रहे हैं, तो आई वांट टू आस्क यू, थायराइड में कैसी ट्रेनिंग करनी चाहिए? जैसे हाइपरथायराइड है या हाइपोथायराइड है, तो क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसके लिए अच्छी है? बहुत लोग सोचते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग शुड आई डू, कार्डियो इज द बेस्ट फॉर मी, और शुड आई जस्ट डू स्ट्रेंथ? I'll say थायराइड है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नॉर्मली करो, अच्छे से करो. अगर कोई एक्सट्रीम केस नहीं है जिसमें डॉक्टर ने ही आपको, फिजिशियन ने ही मना कर रखा है कि भाई नहीं करना आपको हैवी लिफ्टिंग, माइट बी सम अदर कॉम्प्लिकेशंस एज वेल. पर अगर कोई जनरल पर्सन है जिसको कोई हार्ट रिलेटेड इशू नहीं है, सिर्फ थायराइड का इशू है, सो शी कैन और ही कैन वर्कआउट. हैवी अपने हिसाब से कर सकते हैं, बिकॉज हैवी की डेफिनेशन भी इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. आपके लिए हो सकता है 100 किलो हैवी हो, मेरे लिए हो सकता है 70 kg हैवी हो, राइट? तो अपने हिसाब से आप हैवी ट्रेनिंग कर सकते हो, एंड दैट इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है. सो विल इट हेल्प मी? यस, इट विल हेल्प यू दैट, बिकॉज किस तरह से हेल्प करेगा कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको वो वापस बैलेंस में आने में हेल्प करेगा. अगर फैट लॉस की बात करें, क्योंकि हमारा टॉपिक जनरली इससे रिलेटेड है, तो फैट लॉस में भी हेल्प करेगा. जब आपका थायराइड हार्मोन नॉर्मल लेवल पे आएगा तो आपका फैट लॉस भी रैपिडली होगा, राइट? तो दैट्स हाउ इट हेल्प्स. तो आप मुझे, अब हम पीसीओडी के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो कैन यू टेल अस अ फ्यू फूड्स दैट आर लाइक ग्रेट फॉर पीसीओडी, या क्या बेस्ट डाइट है? सपोज अगर किसी फीमेल को पीसीओडी है तो उसको क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? सो पीसीओडी में हेयर फॉल, एक्ने, ये सब तो बहुत ही कॉमन है, एज यू मस्ट हैव सीन एंड यू नो ऑल्सो. सो इसमें अगर बेस्ट फूड की बात करें, अगेन ये इंडिविजुअल चॉइस है, पर मैं जनरलाइज एक आंसर दे रहा हूँ जो सबके लिए फिट बैठता है. पीसीओडी में आप चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ओमेगा 3 वाली लाइक फैटी फिश होती है, जो फ्रेश वाटर फिश ले सकते हैं जनरली, जिसमें आयरन होता है, जैसे स्पिनच वगैरह, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं. दैट विल बी वेरी वेरी गुड. अवॉइड क्या करना चाहिए? ज़्यादा शुगरी फूड्स, एडिड शुगर वाले फूड्स, बहुत सिंपल कार्ब्स हमें अवॉइड करना चाहिए, और लिक्विड कैलोरीज हमें अवॉइड करना चाहिए. एक्सप्लेन कर सकते हैं लिक्विड कैलोरीज? लिक्विड कैलोरीज लाइक मैं कोल्ड कॉफ़ी पी रहा हूँ, उसमें आइसक्रीम भी डाल दी, एक स्कूप, 2 चम्मच चीनी भी डाल दी, नटेला भी डाल दिया, राइट? सो दैट इज़ लाइक लिक्विड कैलोरीज. या बहुत शुगरी कोई चीज़ मैं पी रहा हूँ. तो शुगर कैसे अफेक्ट करती है पीसीओडी को? इस बारे में भी शुगर कैसे अफेक्ट करती है? बिकॉज पीसीओडी इज रिलेटेड टू, पीसीओडी अगर है तो कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आता है, इंसुलिन सेंसिटिव भी बॉडी रहती है. और शुगर को कौन रेगुलेट करता है? शुगर मतलब ग्लूकोज को कौन रेगुलेट करता है बॉडी में? इंसुलिन. सो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है या इंसुलिन सेंसिटिविटी है तो बॉडी उसे निकालेगी नहीं ना, सीधे फैट में स्टोर करेगी वो उसे. मतलब ये लॉन्ग प्रोसेस है आपके लिए, जस्ट इसको सिंपल रूप में मैं समझा रहा हूँ. इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बोर हो जाएंगे सब, पूरा साइंस में मैं चला जाऊँगा तो. सो पीसीओडी में इंसुलिन इफेक्ट होता है, आप ये समझिए. और इंसुलिन वो हार्मोन है जो ग्लूकोज को या शुगर को रेगुलेट करता है. अब कोई ऐसा ही ड्रिंक ले लिया जो मैंने बताया, जैसे ऑरेंज जूस ले लिया मैंने, सपोज ऑरेंज जूस में तो फाइबर भी होते हैं, बट स्टिल कोई शुगरी ड्रिंक, लिक्विड कैलोरीज आर लाइक, ऊपर से आपने 4 चम्मच शुगर, आइसक्रीम, न्यूटेला, जैसे तिरामिसू शेक पी लिया मैंने. तिरामिसू शेक, ओके ठीक है, वो शेक पी लिया, उसमें मान लीजिए बहुत सारा शुगर है, एडिड शुगर है. व्हेन इट विल गो इनटू अवर स्टमक, क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा,
ब्लड ग्लूकोज में से ब्लड में से ग्लूकोज को कौन हटाएगा? इंसुलिन, बट इंसुलिन तो रेजिस्टेंट है हमारी बॉडी। देन क्या होगा? इट विल गेट कन्वर्टेड टू फैट इन शॉर्ट। या शुगर हाई होगा तो आप इंसुलिन का शॉट लेना पड़ेगा। इंसुलिन का शॉट लोगे तो वो तो सीधे निकालेगा ब्लड में से, लिवर के पास ले आके उसे कन्वर्ट करेगा इनटू फैट। सो फैट, आप चाह रहे हो फैट लॉस करना, बट ये लिक्विड कैलोरीज उसको हिंडर कर रही हैं, यू नो, उसको स्लो डाउन कर रही हैं। दैट इज़ हाउ लिक्विड कैलोरीज इफेक्ट दैट। आजकल हर कोई प्रोटीन को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है, चाहे वो जिम जाए या ना जाए। तो कितना प्रोटीन मुझे लेना चाहिए? अगर मुझे पीसीओडी है तो क्या मुझे उस इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? और या डेफिनेटली प्रोटीन का एक थर्मिक इफेक्ट भी होता है। मतलब इफ़ यू ईट प्रोटीन you burn more calories rather than carbohydrates. तो I think what I have read, PCOD अगर या PCOS किसी को है, they can go for 1.5 to 1.6 gram per kg of their body weight. राइट। बहुत सी लड़कियां मेरे पास आती हैं, पूछती हैं कि क्या हमें अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? सो अगर साइंटिफिकली देखें तो यस, ये ट्रेंड तो चल ही रहा है, बट इट इज़ ऑल्सो अ साइंटिफिक थिंग कि आपको अलग अलग फेजेस में, अगेन मैं उन फेजेस में जाऊंगा, विल गेट कंफ्यूज। सो हम सिंपल बात करें कि ओके, ड्यूरिंग द पीरियड दैट साइकिल, दैट इज़ साइंटिफिक कि आपका एक अलग अलग फेज होता है जिसमें यू कैन लिफ्ट मोर, देन यू मस्ट रेस्ट। जैसे ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days यू मस्ट रेस्ट, यू मस्ट डू लाइट स्ट्रेचिंग, योगा, इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर हैविंग पेन, बिकॉज सबका टॉलरेंस लेवल अलग होता है, यू नो, सो इफ़ यू आर हैविंग पेन, रेस्ट कीजिए आप, नो इशू के 2 दिन एक्सरसाइज आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट अलाउिंग, लेजीनेस के कारण नहीं, बट इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट अलाउिंग, लिसन टू योर बॉडी। आपका मन नहीं कर रहा है तो मन को 2 चांटे मारो और जिम में लेके जाओ। Right? What about before periods and after periods? Some people think that they can lift more weights before, or you know, after they cannot. So what do you think? So about again that? फिर मैं कहूँगा हमें phases में जाना पड़ेगा, the luteal phase, ovulation phase। तो अगर हम बात करें कि menstrual cycle के हिसाब से ट्रेनिंग एडजस्ट करनी चाहिए, तो साइंटिफिकली येस यू कैन डू दैट, और ट्रेंड भी आजकल बड़ा चल रहा है कि इस तरह से करो, उस तरह से करो। बट लिसन टू योर बॉडी, आई विल लाइक टू से बिफोर साइंस, मैं बोलूँगा लिसन टू योर बॉडी। साइंस ये भी कहती है, क्योंकि इंडिविजुअल रिसर्चेस तो हुई नहीं है ना, जिसका पेन टॉलरेंस कैपेसिटी कम है तो वो पेन में दे शुड अवॉइड द जिम एंड ऑल। एंड इफ़ दे कैन टॉलरेट पेन बट मन नहीं कर रहा है तो मन को 2 मारो चांटे और मन को जिम लेके जाओ खुद के साथ और वर्कआउट कराओ। सो अगर हम बात करें, 4 फेजेस होते हैं, दैट इज़ पीरियड फेज, फॉलिकुलर फेज एंड दिस ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज। तो फर्स्ट फेज में वी शुड डू लाइट स्ट्रेचिंग, योगा या इस तरह की चीज़ कर ली, स्ट्रेचिंग कर ली। इफ़ यू आर फीलिंग लाइक मोर पेन या फ्लो ज़्यादा है, यू आर फीलिंग वीकनेस, बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, तो यू शुड रेस्ट। देन इन द सेकेंड फेज यू कैन ट्रेन, अच्छे से आप ट्रेन कर सकते हो। वो ऐसा टाइम होता है जब योर बॉडी इज़ लाइक रिकवरिंग एंड इट इज़ मोर, इट कैन जनरेट मोर स्ट्रेंथ, मैं ये बोलूँगा। तो उस टाइम पे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने बेस्ट पीक फॉर्म में आप कर सकते हो। देन ओव्यूलेशन फेज इज़ अगेन, वहाँ पे आप जैसे 4 rep मैक्स, 5 rep, 6 rep मैक्स अगर करना चाहते हो, यू कैन पुश योर सेल्फ 1 rep मैक्स, या लेग्स की या जो हैवी ट्रेनिंग है वो आप 3rd फेज में कर सकते हो। और अच्छे से जहाँ पे आप वेट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, राइट, इंटेंसिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो आप, रादर देन द वॉल्यूम, तो आप इंटेंस ट्रेनिंग आप कर सकते हो विथ लो वॉल्यूम ऑब्वियसली। और जो 4th फेज़ है उसमें अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी हमें थोड़ा सा कम कर देनी चाहिए। यू कैन फोकस ऑन एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ एंड थिंग्स लाइक दैट। 20 repetition, 18 repetition with lighter intensity, more maybe volume, वो हमें कम कर देनी चाहिए। बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमें बॉडी के साथ फाइट नहीं करनी है, हमारा फ्लो के साथ फाइट है। वी आर डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, व्हाट इज़ द बॉडी सेइंग, क्या कह रही है बॉडी, थकान ज़्यादा हो रही है, सिर्फ मन नहीं कर रहा, मतलब यू नो लेजीनेस क्या होती है, और अंदर से बॉडी को रेस्ट चाहिए तो यू गिव इट रेस्ट, दैट्स इट। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हम अपने 4 weeks ऑफ मंथ में सारा मतलब वर्कआउट चेंज करते रहें अपना? हाँ, वर्कआउट तो चेंज होते रहना चाहिए। यू शुड नॉट
ऑलवेज लिफ्ट हैवी या ऑलवेज एंड्योरेंस वर्कआउट भी नहीं करना चाहिए. सो जैसे नॉर्मल फेजेस होते हैं, पीरियडाइजेशन होती है, वैसे ही आप करिए. अपना सेकंड और थर्ड फेज जो है उसमें आप अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हो. और जो लास्ट टू फर्स्ट और लास्ट फेज है उसमें आप एंड्योरेंस एक्टिविटीज, स्ट्रेचिंग, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, एंड्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, दैट यू कैन डू. So this was all about the phases and their workout. तो सपोज मैं किसी के लिए वर्कआउट प्लान कर रही हूँ, एक फीमेल है, तो Okay. मैं उसको 6 वीक्स का प्लान दूंगी कि तुम इतने दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, इतने दिन मोबिलिटी करो, इतने दिन कार्डियो करो. तो मैं क्या उसे वीकली प्लान चेंज करके दूँ क्योंकि उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल उस हिसाब से आ रही है, या फिर एक नॉर्मल प्लान भी उनके लिए वर्क करेगा? आई थिंक ऑब्वियसली कोई भी कोच ऐसा ल्यूटियल फेज, ओव्यूलेशन फेज और ये सारी इनके हिसाब से वर्कआउट प्लान नहीं बनाता. बट इसमें आपको क्लाइंट को एडुकेट करना है. यू हैव टू एम्पावर योर क्लाइंट विथ नॉलेज के, बिकॉज दे नो कब उनका पीरियड. आपको तो नहीं बताएंगे वो बार बार कि ये मेरा ये फेज चल रहा है, अब मैं क्या करूँ, या नया वर्कआउट भेजूँ. नहीं, आप उन्हें नॉर्मल वर्कआउट भेज दो. बस उन्हें ये समझा दीजिए कि इस फेज में यू कैन लिफ्ट मोर, यू कैन पुश योर सेल्फ, यू कैन लिफ्ट लाइक अगर आप 10 किलो उठा रहे हो और 12 रेपिटेशन कर रहे हो, आप 12 किलो उठाओ और 8 रेपिटेशन करो, राइट. 9 करो, 6 करो, 15 किलो उठा के 6 करो, लाइक दैट. यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. प्लान तो सेम रहेगा, इंटेंसिटी वेरी होती रहेगी, और वो एम्पावर आप उन्हें कीजिए दैट दे हैव द पावर, दे नो दैट कि कब कौन सा फेज चल रहा है, कब उनको क्या करना है. लाइक Basically, everybody knows about their bodies, and Yes, you know they can yes, work yes. around how their bodies feel. So if one day I am feeling like picking up 20 kgs and the other day I feel like picking up 30, so I'll have to just push myself that You way. have to push yourself, and obviously repetitions में भी थोड़े changes आप उन्हें सिखा सकते हो कि जनरली 12 के 4 सेट हैं, 12 reps के 4 सेट हैं. जब आपको स्ट्रेंथ फेज, ये वाले फेजेस में जब जाना है, हम इन्हें स्ट्रेंथ फेज नाम दे सकते हैं क्योंकि उनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. ओव्यूलेशन फेज, ये फेज, वो फेज, अनलेस दे आर इंटरेस्टेड टू लर्न. No, nowadays deeply. people are very interested, they know everything. हाँ, तो फिर ठीक है. जस्ट उन्हें आप कह दीजिए कि जब ये वाला फेज चल रहा हो तो आप 8 रेपिटेशन करो, बट वेट ज़्यादा लो. द मैक्सिमम यू कैन लिफ्ट इन दीज 8 रेप मैक्स. वर्कआउट सेम रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है वर्कआउट चेंज करने. तो एक बहुत बड़ी मिथ है, लेट्स जस्ट बस्ट इट टुगेदर. फीमेल्स थिंक दैट हेवी लिफ्टिंग करने से वो बल्की हो जाएंगी. मतलब इनको देखने के बाद भी फीमेल्स ऐसा सोचती हैं. तो क्या बोलेंगे आप इस बारे में? सो दैट इज द मिथ दैट वी हैव बीन फाइटिंग फॉर. इसकी लड़ाई तो हम ऐसी अवधारणाओं और ऐसे मिथ से हम जूझ रहे हैं काफ़ी टाइम से. बिकॉज आई हैव आल्सो absolutely. कम अक्रॉस मैनी क्लाइंट्स, सर मेरे को वेट ट्रेनिंग नहीं करना, मेरी बॉडी बन जाएगी. नहीं बनेगी, नहीं बनेगी. बॉडी जिनकी बननी चाहिए उनकी नहीं बन पा रही. जिनकी बननी चाहिए उनकी नहीं बन पा रही. बॉडी फीमेल की इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि उनमें मेल वाले हार्मोन्स कम होते हैं. अब जब मेल वाले हार्मोन बढ़ेंगे तो पीसीओडी, पीसीओ जैसी प्रॉब्लम आएगी, थोड़े हेयर, फेशियल हेयर आएंगे, आपकी वॉइस डीप हो जाएगी मेल्स की तरह, राइट. तो जब वो हार्मोन है ही नहीं तो मसल्स कैसे बनेंगी जो डोमिनेट कर रहे हैं मसल बिल्डिंग को. मसल तभी बन सकती है जब आप परफॉर्मेंस एनहांसमेंट लेते हो, या आपको मतलब कोई इस तरह का डिसऑर्डर है और एक्सेस कैलोरीज आप ले रहे हो उस चीज़ के लिए एक लंबे टाइम तक. और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट अगर फीमेल ले रही हैं, इट इज़ गोइंग टू बी मैं पूछने वाली थी द, अच्छा थैंक यू, मैं पहले ही बता देता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू बी द वर्स्ट थिंग दे विल डू टू देयर बॉडी. व्हाई? बिकॉज एज अ फीमेल you have to nurture a child, you have to bear a child first to nurture it. उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी एंड वॉइस डीपनिंग हो जाएगी, एक्ने वगैरह, हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो जाएंगे, लिवर किडनी तक भी ख़राब हो सकती है. मेल्स के लिए तो है ही नहीं सही, मतलब परफॉर्मेंस एनहांसमेंट किसी के लिए भी सही नहीं है. बट फीमेल्स अगर ले रही हैं तो दे हैव मोर सीवियर इफेक्ट्स. राइट. आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है, लाइक आई थिंक एवरी सेकेंड पर्सन, ऑल्सो द यंगस्टर्स, दे थिंक दैट इट्स अ वेरी कूल थिंग कि हम मसल्स बना के घूम रहे हैं, बट इट्स जस्ट रियली डिस्ट्रॉइंग देयर लाइफ एंड देयर बॉडीज ऑल्सो. ना बिल्कुल, आई एग्री विथ यू. मसल्स बना के घूमना कोई बुरी बात नहीं है, बट मसल्स कैसे बन रही हैं? बिकॉज दे वॉन्ट लाइक शॉर्ट term results. So I think Short that's the term- best thing that they short think. term तो वही होता है कि एक जुआ होता है कि मैंने लगा दिए, आज मेरे पास 10,000 रुपये, मैंने लगा दिए, जीता तो जीता, नहीं तो गया. तो इट्स लाइक दैट ओनली. जीता तो 10 लाख मिलेंगे,
तो शॉर्ट टर्म नहीं होता, यू हैव टू बी पेशेंट। और ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि दिस इज़ आवर बॉडी, वी हैव टू लिव इन दिस, लिटरली दिस बॉडी, इस बॉडी के अंदर हमें रहना है जब तक हम हैं। उसके बाद तो बॉडी को जला देंगे या गाड़ देंगे ख़त्म कर देंगे राइट। सो जब तक रहना है, मैं इस पर अत्याचार क्यों करूँ? आपकी बॉडी आपके लिए कितना कुछ करती है, कितना कुछ झेलती है मेंटली, फिजिकली, और आपको यू नो इट कीप्स यू अलाइव ऑब्वियसली। तो जल्दी के चक्कर में यू विल ओनली लूज योर, जहाँ आपको मतलब यू नेवर नो, इट्स अ टेकिंग टाइम बॉम्ब। यू नेवर नो कब किडनी डिजीज हो जाए, कब हार्ट डिजीज हो जाए। हम पढ़ते रहते हैं बॉडी बिल्डर दे पास अवे जस्ट लाइक इन देयर अर्ली 20s और अर्ली 30s या 40-45 में कोई बॉडी बिल्डर चला गया। वो क्यों होता है? बिकॉज हार्ट, आप सिर्फ मसल्स की हाइपरट्रोफी नहीं होती, मतलब मसल्स नहीं बढ़ते, सिर्फ आपका हार्ट भी बढ़ रहा है, आपका लिवर भी बढ़ रहा है, उसमें भी तो टिश्यू है, वो भी तो बढ़ेगा। स्टेरॉइड ले रहे हो या कुछ भी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ले रहे हो, वो भी तो बढ़ेगा ना। अब वो बढ़ेगा तो देयर आर गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। मोटर, आपका हार्ट आपका मोटर है, ब्लड पंप करता है। हार्ट की हाइपरट्रोफी होगी तो क्या होगा? देयर आर गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंस, उस पर लोड बढ़ेगा। तो स्लोली इट्स अ स्टेप बाय स्टेप। मेरा मतलब आई हैव ऑल्सो बीन वॉलीबॉल प्लेयर, आई हैव बीन इनटू बॉडी बिल्डिंग एट अ स्टेट लेवल, आपके लिए आई हैव वन ट्रॉफीज ऑल्सो। बट मेन चीज़ ये है कि अब ऐसा लगता है कि मेरे को फिट रहना है, मेरे कपड़े अच्छे से आ जाएं, आई एम शुड एबल टू डू बेसिक रनिंग, या मैं 4-5 फ्लोर चढ़ रहा हूँ, मैं थकूँ ना, आई शुड लुक गुड एंड आई शुड स्टे फिट मेंटली एंड फिजिकली, यही गोल है। बेसिकली सबके लिए फिटनेस का गोल मतलब अलग होता है। मेरे लिए फिटनेस अलग है, आपके लिए अलग है। बट आजकल जो इंस्टाग्राम पे फिटनेस चल रही है वो बिल्कुल अलग है कि you know you just show what you're looking like, then you show, then you die, then you people forget you. Simple. You show, you get 20,000 likes, then one day you are gone, everybody is putting RIP, and the next day some other person is there instead of you. So आपने लोगों को प्लीज करने के लिए अपनी बॉडी को, जिसमें आपको रहना था, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया अंदर से, and you are no more. So life is more precious than any medal, any trophy, anything. trying to follow a proper fitness regime, but मुझे बहुत ही फटीग फील होता है सपोजिंग सुबह उठ के और पूरे दिन। तो हो सकता है ये एक एनीमिया का साइन हो। सी डायग्नोसिस तो इज़ नॉट इन माई स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, बट एक कॉमन साइंस हैं, और कॉमन साइंस और स्टडीज़ भी है कि इंडिया में ज़्यादातर जो वुमेन हैं दे आर एनीमिक, एंड एनीमिया के बहुत बेसिक साइंस होते हैं। हमेशा ही थकान रहना, हेयर फॉल होना, डिजीनेस आना, कभी भी चक्कर आ जाना, लाइक दैट, और स्किन पेल दिखती है, थोड़ी सी पेलिश सी स्किन है। तो ये बेसिक से साइंस हैं। अगर आपको लग रहा है ऐसा है तो आप यू कैन गो टू योर गायनिक और जनरल फिजिशियन, वो आपको टेस्ट रेफ़र करेंगे। यू शुड गेट योर ब्लड टेस्ट डन, इसी से पता चलेगा अनीमिया है कि नहीं है। बट इट इज़ वेरी कॉमन स्पेशली इन फीमेल्स, सो it might be, so you can just consult a doctor. Blood test अगर आप करवा सकते हो, अगर you are having too much pain during the periods and 2-3 वीक में 2-3 बार से ज़्यादा फटीग हो जाता है, चक्कर से आने लगते हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं, आप यू कैन गो फॉर द ब्लड टेस्ट। या वेजिटेरियन डाइट पे ही है आपकी, नॉन, बिकॉज B12 का, अगर वीगन डाइट, आई विल से वीगन डाइट पे हो तो B12 मिलना थोड़ा मुश्किल भी है। तो अब हम B12 की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जो आजकल सब लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, नॉट जस्ट यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक विटामिन C और B12, सो और वो भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बहुत सारे मल्टी वाइटामिन्स। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, लाइक how many times can I have it, or should I eat them or not? Should I get a blood test done before eating them? So again, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि हर कोई बिना सोचे समझे एंटीऑक्सीडेंट्स और ये सब चीज़ें ले रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहली चीज़ कि हमें अपने फिजिशियन से, डॉक्टर कितने लेगा बेचारा, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे, 50 रुपये की पर्ची कटाओ, डॉक्टर से पूछो कि मैं ये लूँ या मैं ना लूँ। सबसे आसान और सबसे बेटर और बेहतर तरीका यही है। बट स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन्स आते हैं, अगर कोई ले रहा है बिना किसी डॉक्टर के पूछे, तो आई थिंक अगर कोई ले भी रहा है तो उसे कंटिन्यूसली चलाना नहीं चाहिए। यू शुड गिव इट अ ब्रेक, जैसे 1 महीने लिया, देन 1 महीने का ब्रेक दे दो। बिकॉज जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, विटामिन A, D, E के, वो इतनी ईजीली बॉडी से
फ्लश आउट नहीं होते हैं, दे कैन हार्म यू इन अ वे। और बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन में डेली वैल्यू का मतलब डेली वैल्यू वो होती है जो आपको लेना चाहिए एटलीस्ट, तो डेली वैल्यू से बहुत एक्सीडेड क्वांटिटी होती है उनमें स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन में। तो अगर आप वो ले रहे हैं तो इट कैन कॉज यू सम ट्रबल। सो बेटर है आप अगर ले भी रहे हैं, डॉक्टर से नहीं भी पूछा है, साइकिल देम। So, what kind of supplements are safe? Like, let's say, can I have vitamin C or omega 3 or B12? Like, or सी लेना तो कुछ भी नहीं चाहिए बिना पूछे, बिना ब्लड वर्क को देखे। आपके कैसे बता सकते हैं कि आपको विटामिन सी की ज़रूरत है या ई की ज़रूरत है या B12 की ज़रूरत है, राइट? so you should just not pop pills, you know, when you Yes, feel like yes, कि yes. मुझे लग रहा है मेरी immunity low हाँ. है तो मैं vitamin C ले लेता हूँ, Right. ठीक है? So that's something, you know, everybody should avoid doing. राइट। इवन एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, एक्सेस में नहीं लेने चाहिए। जो नेचुरल फ्रूट्स वगैरह से ले सकते हो दैट इज़ गुड, बट जो पिल्स वगैरह ले रहे हैं दैट कैन ऑल्सो कॉज यू हार्म। So let's talk about overtraining. क्या overtraining को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ओवर ट्रेनिंग बहुत कॉमन भी है लोगों में, लोग पहचान नहीं पाते। लोगों को लगता है वर्कआउट करना मतलब थका देना बॉडी को पूरी तरह से, जैसे निचोड़ देना, राइट? ऐसा नहीं होता है। देयर शुड बी स्मार्ट ट्रेनिंग बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट अ एथलीट। आप कोई देश के लिए ओलंपिक्स में नहीं जा रहे हो जो 8 घंटे की 4 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे हो, राइट? कितने परसेंट एथलीट है हमारे देश में? बिल्कुल मिनिमम परसेंट भी 0 पॉइंट कुछ परसेंट होगा पॉपुलेशन का। अपार्ट फ्रॉम एथलीट, जनरल लोग जो जिम जा रहे हैं, जो भी 1% के अंदर ही आते हैं, दे शुड ट्रेन 45 to 60 मिनट मैक्स, इंक्लूडिंग देयर वार्म अप एंड कूल डाउन। ओवर ट्रेनिंग को पहचानने का सिंपल तरीका है, आपको नींद आपकी डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, ठीक है? आपको थकान या सोरनेस है, लंबे टाइम 3-4 दिन तक लेग्स करे थे, मंडे को फ्राइडे तक लेग सोर हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है कि सोरनेस है। वेरी गुड मसल ग्रोथ नहीं हो रही, मसल अंदर से कम होती जा रही है, ओवर ट्रेनिंग हो रही है, राइट? आपका डाइजेशन बिगड़ेगा, आपका इरिटेटिव मूड आपका सही नहीं रहेगा, चिड़चिड़े रहोगे आप, छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाओगे, यू नो, अपसेट हो जाओगे। सो दीज आर द सिंपल साइंस ऑफ ओवर ट्रेनिंग, यू शुड टोन इट डाउन। अब स्लीप की बात कर रहे हैं तो स्लीप कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक हमारे लाइफस्टाइल के लिए? फैट लॉस की बात करें या फिर नॉर्मल, यू नो, डे एंड नाइट, क्या स्लीप रूटीन होना चाहिए? स्लीप रूटीन तो देखो सबका अलग अलग ही होता है, और ख़ास तौर पे मेट्रो दिल्ली या टायर 1 सिटी हम कहें, दिल्ली मुंबई इस तरह की सिटीज़ हैं, तो लेट ही सोते हैं। 12 बजे एक जनरल एवरेज है, 12-1 बजे ही लोग सोते हैं। टायर 2 टायर 1 में लोग जल्दी सो जाते हैं। तो हम ये ना बोलते हुए कि इस टाइम सोना चाहिए, इस टाइम उठना चाहिए, बिकॉज ठीक है, अच्छी चीज़ है एक वो चीज़ फॉलो करना, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है लोगों के लिए। तो मैं कहता हूँ मिनिमम 6 घंटे से 8 घंटे आपको सोना चाहिए। मिनिमम 6 to 8 आवर्स की पीसफुल साउंड स्लीप अगर आपको मिले, दैट इज़ गुड इनफ, दैट इज़ वेल इनफ। स्टडीज़ भी हैं इस पे। So will it bring the desired kind of results that I'm looking for if I am trying to do fat loss? यस डेफिनेटली। अगर देखो आप स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब्ड है, आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहेगा। कॉर्टिसोल अगेन फैट स्पेयरिंग हार्मोन है, मतलब वो कार्ब से ज़्यादा एनर्जी बॉडी को दिलवाता है रादर देन फैट को छोड़ देता है, बोले बेटा तुम ऐश करो। स्लीप नहीं करोगे, बॉडी मेंटली फिजिकली स्ट्रेस में रहेगी, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, राइट? फैट लॉस में हिंडर करेगा, इट विल अफेक्ट योर फैट लॉस। और आप अच्छे से सोओगे, बिकॉज आप जानते हैं BMR RMR, तो आप अच्छे से रेस्ट करोगे तो उस टाइम पे भी आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, रिकवरी करती है। आप अच्छा डाइट लोगे, अच्छे से स्लीप करोगे, आपके मसल रिकवरी होगी, मसल और ज़्यादा इंक्रीज़ भी होगी। मसल इंक्रीज़ होगी तो कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न करेगी वो। मसल मास रिक्वायर लार्जर कैलोरीज टू सर्वाइव, राइट? सो इट्स ऑल लिंक्ड, इट्स ऑल अ चेन। स्लीपिंग म्यूज़िक आप लगा के सो सकते हो, राइट? इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी अगर नींद नहीं आ रही है तो बता देता हूँ मैं, तो यू शुड पहली बात अपने बेडरूम से टीवी और मोबाइल्स को हटा दें। बेडरूम में जाओ, आधा घंटे पहले वाइंड डाउन करो एंड डोंट यूज़ टू मच ऑफ स्क्रीन। स्क्रॉल करते 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 तो 3 4 6 बज जाएंगे आपको सुबह, और सुबह हो जाएगी, आप अलार्म बज जाएगा। It's never ending. नेवर एंडिंग, इट्स कंटेंट तो नेवर एंडिंग है। सो बेटर है कुछ अच्छा सा स्लीप म्यूज़िक आप लगाएं, रिलैक्स करें, फ़ोन साइड में रखें और सुबह उठें, एंड यू विल फील वेरी गुड, यू विल फील वेरी गुड। कई बार ऐसा होता है हमें सुबह की मीटिंग रहती है, एंड हैपेंड विथ मी ऑल्सो एंड मे बी विथ यू ऑल्सो एंड मैनी ऑफ द पीपल ऑल्सो, बट हम
थोड़ा स्क्रॉलिंग में घुस गए या किसी चीज़ में घुस गए, देख रहे हैं नेटफ्लिक्स या कुछ भी, अब 2 बज गए, अब मुझे 6 बजे उठना है, तैयार होना है, अब उस स्ट्रेस के कारण ही आधे 1 घंटे और नींद नहीं आएगी, नहीं आती। राइट। राइट। फिर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, 5 बजे भी आप अलार्म से पहले आप उठ जाते हो कि बज गए तो नहीं, 6 तो नहीं बज गए। कल नेटफ्लिक्स पे जो कंटेंट है, रील्स शॉर्ट्स, वो वहीं है, कहीं नहीं जा रहा, वहीं है, कल देख लेना। बट आपकी स्लीप चली जाएगी। निंदिया रानी को संभाल के रखें और 6 से 8 घंटे सोएं फॉर बेटर फैट लॉस। इवन पीसीओडी पीसीओएस में भी इट्स ऑल रिलेटेड। आई हैव रेड रिसर्चेस, आई मीन जो स्लीप से भी इट इफेक्ट्स दैट आल्सो। आई वांट टू आस्क यू, मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस बॉडी कैसे डिफरेंशिएट करती है या फिर सेम तरीके से ट्रीट करती है? इफ यू आर एबल टू मैनेज स्ट्रेस, इट्स ऑल्सो अ फैट लॉस टूल। बॉडी के लिए स्ट्रेस इज स्ट्रेस, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करेगी और अपने हिसाब से अपने प्रोटेक्टिव जोन में, प्रोटेक्टिव मूड में चली जाएगी, जहाँ पे कार्ब्स को ज़्यादा यूज़ लेगी। क्रेविंग्स होंगी आपको, यू नो, स्ट्रेस से रिलेटेड क्रेविंग्स होती हैं। यू टेंड टू ईट शुगरी फूड्स एंड ऑल दैट। सो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस एक लिमिट के परे अगर आप लेते हो तब बॉडी ऐसा करती है। बेसिक स्ट्रेस तो, नॉर्मल स्ट्रेस, टॉलरेबल स्ट्रेस तो रहता ही है, सबको ही रहता है। इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग साइकिल। Yes, these all you have got so sleep, good questions. then there's diet. Yes, so Everything सब is इतने related. interconnected है. You have researched so well on this. The question, they're all interconnected and तो अब हम मेंटल स्ट्रेस की बात कर ही रहे हैं, तो क्या स्ट्रेस से भी फैट गेन होता है? मैंने बताया ना, स्ट्रेस मैनेज करोगे, फैट या वेट मैनेज आपका अपने अच्छे से हो जाए। अगेन देयर आर हार्मोन्स दैट विल क्रेविंग्स जगाएंगे, उस क्रेविंग्स टू ईट स्वीट फूड ओनली, और फिर आप खाओगे, स्ट्रेस मैनेज होगा। देन हम कहते हैं ना कंफर्ट फूड्स हैं, तो कंफर्ट फूड क्यों है? पेस्ट्री, चॉकलेट क्यों है? स्ट्रेस होते हो, आप ये खाते हो, स्ट्रेस कम हो जाता है। आपके लिए वो चॉकलेट है, बॉडी के लिए वो शुगर है। बॉडी को जैसे शुगर मिलता है, राइट, उसको रिलैक्स स्वीट फील चीज, होता है। राइट। सो फैट लॉस हो सकता है ऐसे में। कैलोरी डेफिशिएंट में तो आप जा नहीं रहे। एक कुकी भी आपने खाली चॉकलेट न्यूटेला लगा के 500 कैलोरी के अंदर, 300 कैलोरी का तो डेफिशिट था, 500 आप ले गए अंदर। सो स्ट्रेस को मैनेज करो। और 2 चीज़ें बताता हूँ मैं, जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल है तो स्ट्रेस क्यों करना। यू हैव द कंट्रोल, राइट, आप उसे मैनेज कर लो। और जिस चीज़ पे कंट्रोल ही नहीं है उसका स्ट्रेस क्यों लेना? उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, आप पूरी जान लगा दो, आप कुछ नहीं कर सकते, तो स्ट्रेस क्यों लेना? ये बहुत छोटी सी चीज़ है और प्रैक्टिस से आती है। जैसे आप मसल ट्रेन करते हो ना, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड ऑल्सो टू डील विथ थिंग्स, टू बी कूल, टू बी पेशेंट, यू नो। माइंड को भी आपको ट्रेन करना पड़ता है। अब हम कुकीज़ की बात कर ही रहे थे, तो लेट्स टॉक अबाउट क्रेविंग्स। पीरियड्स में बहुत क्रेविंग्स होती है, मुझे भी होती है, हर किसी को होती हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? और कुछ ऐसे फूड्स आप सजेस्ट कर सकते हैं जो मैं खाऊं तो मेरी क्रेविंग्स कम रहें, यू नो, इवन ड्यूरिंग और बिफोर द पीरियड्स, पीएमएसिंग जिसे बोलते हैं। जैसे कि आपने पूछा पीरियड क्रेविंग इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हाई रहता है, यू टेंड टू फील और हैव दोज क्रेविंग्स। शॉर्ट में बहुत क्रिस्प आंसर देता हूँ। चॉकलेट खाने की क्रेविंग हो रही है, डार्क चॉकलेट 70-80% डार्क चॉकलेट आप ले सकते हो थोड़ा सा। फ्रूट्स आप लो, स्ट्रॉबेरी लो और ऑरेंज लो, ऐसे मतलब अच्छे अच्छे फ्रूट्स, क्रैनबेरीज या एवोकाडो आप ले सकते हो। इस तरह के फ्रूट्स आप लो और एम्प्टी स्टमक ना रहो, कम से कम एम्प्टी स्टमक रहो एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एज वेल। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्रेविंग्स को मैनेज कर लेंगी कि आप छोटा सा चॉकलेट या 2 पीस 4 पीस एक 70-80% डार्क चॉकलेट का खा रहे हो, रादर देन पूरा पेस्ट्री न्यूटेला वगैरह उसके साथ खा रहे हो, तो बेटर है ना। हैव दैट बट इन अ क्वांटिटी एंड मेक गुड चॉइसेस। लाइक डार्क चॉकलेट ले लो, फ्रूट्स ले लो, भूखे मत रहो। भूख लग रही है, कुछ भी नहीं है तो एक गिलास छोटा सा पानी पी लो। Yeah, the best thing you can have is I think a smoothie bowl, maybe, you know, स्मूदी बोल fruits हो and गया, milk and, you know, put वो a तो जो protein. आपके डाइटिशियन है या जो आपने अपने लिए डाइट बनाई है वो लो। आप पनीर रोटी में रोल करके भी ले सकते हो, you know, But that's not a veggies. comfort food, right? Right, comfort food नहीं है। So, But so the best comfort food I can tell my viewers is that, you know, you can go for a smoothie bowl. You Smoothie can add bowl, yeah. fruits, you can have milk in it, and then add some chia seeds and proteins. you know, Right. Protein आजकल- scoop, and then you're good to go. स्पोर्ट्स ड्रिंक का ये मतलब नहीं है कि आपको बाहर से ही खरीदना है, घर पे भी बना सकते हो डाइल्यूट करके। अगर आप 2-3 लीटर 4 लीटर पानी पी रहे हो एक साथ पियेंगे, देन इट इज अ प्रॉब्लम, देन उसका कोई यूज नहीं है। सो कीप ड्रिंकिंग वाटर रेगुलरली, हर 2 घंटे 3 घंटे में आप अच्छा खासा पानी पी रहे हो।
स्पोर्ट्स ड्रिंक आर आइसोटोनिक ड्रिंक्स, जो आइसोटोनिक ड्रिंक्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जो शुगर लेवल है वही शुगर लेवल उनमें होता है, तो वो बहुत जल्दी से मिक्स हो जाते हैं विदाउट स्पाइकिंग योर इंसुलिन। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे, इट विल स्पाइक योर इंसुलिन, आप एनर्जी ड्रिंक पियोगे, इट विल स्पाइक योर इंसुलिन। स्पोर्ट्स ड्रिंक नहीं करेंगे वो चीज़। मॉडरेटली एक्टिव वुमेन के लिए आइडियल प्रोटीन इंटेक क्या होना चाहिए? Protein intake should be 1.6 to 2 ग्राम पर kg of body weight. प्रोटीन कंप्लीट करना एक चैलेंज बन जाता है। अब हम बात करते हैं इंडियन वेजिटेरियन डाइट ये, तो उसमें हमें अब प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, तो व्हाट आर द बेस्ट फूड्स दैट आई कैन हैव, 5 फूड्स दैट यू कैन ईट फॉर अ वेजिटेरियन? दैट कैन बी डन, थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, नॉट टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स टिल यू कैन अचीव द गोल। हैव होममेड पनीर, कॉटेज चीज़ आप बना सकते हो स्किम मिल्क से। यू कैन हैव टोफू, और टोफू का टेस्ट पसंद नहीं है तो सिल्किन टोफू आता है, आप वो ले सकते हो। यू कैन हैव सोया मिल्क, बीन्स एंड लेंटिल्स ऑल्सो। जैसे आप नट्स ले सकते हो, सीड्स ले सकते हो टू कंप्लीट योर प्रोटीन इंटेक। जैसे कई इन्फ्लुएंसर्स करते हैं ना कि कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, जब भी तो हम दाल चावल साथ खाते हैं, इडली सांभर, एक दाल चावल का ही कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि उसमें एक में लाइसिन कम है, एक में मिथ्योनाइन कम है, दोनों का मिक्सचर करोगे बैलेंस हो जाएगा, कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल हो जाएगी। तो ये सब इट्स ऑल अ गिमिक, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से वेजिटेरियन एथलीट्स हैं, वीगन एथलीट्स हैं जो बहुत टॉप परफॉर्म कर रहे हैं इन देयर 40s, दे आर एट देयर पीक ऑफ देयर करियर एंड दे आर वीगन। फिर भी इफ यू फील लाइक तो यू कैन हैव सप्लीमेंटेशन एज पर द एडवाइस ऑफ योर न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर। सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन तो ठीक है, बट क्रेटिन सप्लीमेंट कितना जरूरी है? It is not necessary, but it is advisable. You can take it, but it is not necessary. Like who needs it? Let's say जिसको भी अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है और मसल मास को इंक्रीज करना है। क्रिएटिन की रिसेंट रिसर्चेस मैंने पढ़ी हैं, इसमें ये पाया गया है कि क्रिएटिन आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाता है। मतलब इट इज आजकल काफ़ी वीडियोस फेमस हो रही हैं जिसमें कोई डॉक्टर्स बोल रहे थे कि क्रेटिन लेने से किडनी फेलियर्स हो रहे हैं यंग लोगों में। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? फर्स्ट मैंने टेक है कि ऐसे डॉक्टर्स को बीएससी एमएससी न्यूट्रिशन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बिकॉज डॉक्टर्स स्टडी मेडिकल साइंस, राइट। 5 साल अगर किसी ने बीएससी या एमएससी न्यूट्रिशन किया है तो उसने फूड ही पढ़ा है। डॉक्टर्स फूड उनका एक करिकुलम का पार्ट है, एक्सरसाइज या फिटनेस उनके करिकुलम का एक पार्ट है, पूरा करिकुलम नहीं है। जैसे हम लोग मेडिसिन एडवाइस नहीं कर सकते, हमें पता बुखार है क्रोसिन ले लो, क्या पता बुखार है, मलेरिया है, किस तरह का बुखार है, डेंगू है, यू नो। क्रोसिन से 5 दिन बाद प्लेटलेट कम हो गई, गया बंदा, क्रोसिन लेके ऊपर सीधे। डॉक्टर का काम डॉक्टर को अच्छा लगता है, क्या लेना चाहिए डॉक्टर बताएगा सिम्टम्स देख के। तो वैसे ही ये सारी चीजें बस आजकल सोशल मीडिया पे हाइप बनाने के लिए डॉक्टर्स हो या कोई भी हो बिना पढ़े बोल देते हैं। जिसको ऑलरेडी किडनी या लिवर डिजीज है उसे क्रेटिन नहीं लेना चाहिए। जिसको कोई ऐसी डिजीज नहीं है दे कैन टेक क्रेटिन इन एडवाइजेबल अमाउंट, और वो डॉक्टर ही बता दें जितना एडवाइजेबल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस के क्रेटिन लेने से ये हो जाता है वो हो जाता है। लोगों को ये नहीं पता क्रेटिन, क्रेटिनाइन, यूरिया, इन सब में डिफरेंस क्या है। लिवर किडनी इशू है, पानी कम पीते हो, डोंट टेक क्रेटिन, इट विल हार्म यू, ऑब्वियसली इट विल हार्म यू। फिल्टर तो क्रेटिन ले रहे हैं तो पानी का इंटेक आपको बढ़ाना है। हाँ, नॉर्मल रखो, बढ़ाओ क्या, नॉर्मल रखो। 4 लीटर पानी, 3-4 लीटर पानी पियो, बस फ्लूइड्स पियो टोटल। मैक्रोस की तो हमने बहुत बात कर ली, अब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। मैक्रोस तो मैं काउंट कर लूँगी अपने पूरे डे में, बट माइक्रोस को मैं कैसे कवर करूँ? कुछ ऐसे फूड्स आप रेकमेंड करते हैं जिससे सारे विटामिन मिनरल्स कवर हो सके? सीड्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया। सीड साइक्लिंग पीसीओएस के लिए कितना हेल्पफुल है? जैसे मैंने बताया था कि ओमेगा 3 अच्छा है, तो यू कैन हैव फ्लैक्स सीड्स। अगर आप वेजिटेरियन हो, आप यू कैन नॉट हैव दिस सैल्मन, मेलमन एंड ट्यूना, यू नो। फिश नहीं खा सकते या फिश पसंद नहीं है, यू कैन हैव आलमंड आल्सो। ओमेगा 3 रिच सीड्स, पंपकिन सीड्स एंड मेनली फ्लैक्स सीड्स आप ले सकते हो, दैट आर गुड। कोई फीमेल आई है मेरे पास और मुझसे पूछ रही है कि मैं सब कर रही हूँ बट मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा है, तो व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम? इज इट अ प्लेटू दैट हैज हिट और समथिंग एल्स? ऐसे सिचुएशंस फीमेल मेल सबके सामने आती हैं, बट अगर ऐसा कुछ है, समबडी इज एक्सपीरियंसिंग के
दे आर फॉलोइंग एवरीथिंग, दे आर गिविंग देयर बेस्ट, बट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं एडवाइस करूँगा सीक अ कोच और गुरु फॉर यू। बट हाँ, इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कैलोरी कंसिस्टेंसी ना हो, राइट, और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, या प्रोटीन इनटेक उतना ना हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी या वॉल्यूम कम हो जितना आपको करना चाहिए, और स्ट्रेस मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं हो आपका, ये भी एक कारण हो सकता है, बिकॉज कॉर्टिसोल हाई है तो इट विल हैम्पर, विल स्लो डाउन दैट फैट लॉस और प्रोसेस ऑफ वेट लॉस और फैट लॉस। एंड अगर आपको लग रहा है तो हार्मोन्स भी आप चेक करा सकते हो, अपने रेगुलर हार्मोन्स अपने गाइनिंग से बात करके कि मैम मैं बिल्कुल फ्रूट्स भी खा रही हूँ, वेजीज खा रही हूँ, कोई शुगर नहीं ले रही, रेगुलर वर्कआउट कर रही हूँ, आई थिंक आई नीड टू गेट माई हार्मोन्स चेक। शी विल राइट डाउन कि आप ये टेस्ट करा लीजिए हार्मोन्स को, देन ब्लड वर्क के हिसाब से जो भी रिजल्ट आएगा। सो ये सारी चीज़ें हैम्पर कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्लेटो ही हिट हुआ हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वर्कआउट, स्लीप और डाइट, इन तीनों को आप कैसे नंबर करेंगे इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस इन फैट लॉस? फैट लॉस अगर मैं बोलूँ आपको तो फैट लॉस इज इक्वल टू मैथ्स प्लस आपका मेटाबॉलिज्म एंड आपका माइंडसेट, इन तीनों को मिला के फैट लॉस बनता है। अगर हम स्लीप, वर्कआउट, डाइट को मैं एक सर्कल में पुट करूँगा because they are all interrelated rather than stacking up. Sleep, then diet, then workout. सबसे पहले sleep, because your mind, your body will get recovery, energy for the next day. Then your nutrition, that is your fuel. Then workout. अगर sleep is your trash and your diet is trash, workout will not help you. Workout आप ज़्यादा कर भी नहीं पाओगे। तो मैं अगर 4 घंटे की मैंने नींद करी है और मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सरसाइज करूँ तो वो फ्रूटफुल होगा या नहीं? मेरे पर्सनल फ्रेंड्स को मना ही करता हूँ दैट अगर 4 घंटे की नींद है डोंट वर्कआउट, इट्स ओके। बट कई लोग होते हैं दैट कंसिस्टेंसी टूट जाएगी या करना ही है तो फिर वर्कआउट टोन डाउन करा दो, 20 मिनट 30 मिनट्स वर्कआउट, स्ट्रेचिंग हो गई, माइल्ड कार्डियो हो गया, यू कैन डू दैट। माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, कोई भी वुमेन जो हार्मोनल इम्बैलेंस से सफ़र कर रही है उसके लिए एक एडवाइस आप क्या देंगे? तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक्सट्रीम मत जाओ, ट्राई टू डू योर 10K स्टेप्स, 10,000 कदम आप दिन में चलने की कोशिश करो, एक बैलेंस डाइट को फॉलो करो, उसके अलावा अपना प्रोटीन और स्लीप दोनों पूरा करो। प्रोटीन इनटेक आपका जो होना चाहिए एज पर योर बॉडी वेट वो आप पूरा कीजिए, स्लीप आप अच्छे से रिकवर कीजिए, रेस्ट कीजिए, दैट्स इट। आई थिंक कि हॉर्मोन्स पनिश नहीं कर रहे होते हैं, हॉर्मोन्स आपको ये बता रहे होते हैं कि मुझे सपोर्ट चाहिए, मतलब बॉडी को सपोर्ट चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए। एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अगर अंदर से आपके अंदर है कि नहीं मुझे करना है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए है, तो मेक अ पाथ एंड डू इट स्टेप बाय स्टेप, वन डे एट अ टाइम। एकदम से रॉकेट लेके जाओगे तो जस्ट डोंट गो टू हार्ड। यस यस, टू हार्ड की भी बात नहीं है, टू फास्ट, हैव पेशेंस। आप ये सोचो किसी को 30 kg वेट लॉस करना है, राइट, ऐसे बहुत केसेस आए होंगे, आते होंगे। अब या तो उन्हें आप 3 महीने में करा दो, सुबह आओ शाम को आओ, भूखा मार दो, उन्हें हो ही जाएगा वेट लॉस। या फिर उन्हें प्रैक्टिकल एज अ कोच हमें चाहिए कि हम उनसे मतलब वी शुड टीच देम हाउ टू लव देयर बॉडी। आप उन्हें सिखाइए कि अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो क्या होगा, आप वीक में अगर 500 ग्राम भी लूज कर रहे हो, दैट इज अचीवेबल, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट गोल्स। तो आप स्मार्ट गोल्स बनाए, वीक में 500 ग्राम, महीने का कितना हो गया 2 किलो, साल का कितना हो गया 24। और ये जब 24 किलो होगा ना, चांसेस हैं कि 24 में से आपका 20 किलो का फैट लॉस ही होगा, मसल लॉस बहुत कम होगा। और जो वो 3 महीने में होगा ना, वो मसल लॉस भी होगा, वाटर लॉस होगा, और जैसे ही कुछ खाना पीना आप चालू करोगे वापस आ जाएगा। So basically fat loss, but in a sustainable way. Consistency. So thank you so much for your time and clearing a lot of questions which most of the females and a lot of adults, youngsters have. And what would you like to say? And thank you for inviting me and in simple questions के simple answers मैंने दिए, कोशिश करी पूरी। I hope you will like it and support
her with her channel and hope to see you soon. Thank you.